तो आज बात करते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के एक ऐसे पिलर की जिनकी आवाज सीधे जनता के दिलों से निकलती थी। एक ऐसे कवि जो फक्कड़ भी थे और प्रखर भी। चलिए आज समझते हैं नागार्जुन की दुनिया को, उनके जीवन को और उनकी कभी न भूलने वाली रचनाओं को। जरा इन पंक्तियों को सुनिए। ये नागार्जुन की बहुत ही मशहूर कविता है, अकाल और उसके बाद, और ये उसकी शुरुआती लाइनें हैं। आप सोचिए, सिर्फ इन 2 लाइनों में गरीबी और भुखमरी की एक ऐसी तस्वीर खींच दी है कि ऐसा लगता है मानो चूल्हा और चक्की भी उदास हो गए हैं। और फिर देखिए कि कविता कैसे पूरी तरह पलट जाती है। जब कई दिनों के बाद घर में अनाज आता है ना, तो सिर्फ इंसानों में ही जान नहीं आती, बल्कि पूरे माहौल में। यहाँ तक कि एक कौवे की हर हरकतों में भी एक नई जिंदगी दिखने लगती है। मतलब निराशा की गहराई से लेकर जिंदा रहने की वो जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, नागार्जुन सब कुछ अपनी कविता में पकड़ लेते थे। कमाल है। और जानते हैं, आम आदमी की जिंदगी को इतनी गहराई से समझने और उसे अपनी आवाज देने की बस यही जो काबिलियत थी ना, यही उन्हें जन कवि बनाती है। एक ऐसा कवि जिसकी जड़ें वो सीधे जनता के बीच थीं। तो चलिए नागार्जुन की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम बात करेंगे उनकी जन कवि वाली आवाज की, उनके तीखे व्यंग की जो किसी हथियार से कम नहीं था। फिर देखेंगे कविता और क्रांति पर उनके क्या विचार थे और साहित्यिक दिग्गजों के बीच वो कहाँ खड़े थे। और आखिर में हम समझेंगे कि नागार्जुन की विरासत क्या है। व्यंग्य, समय का हथियार। नागार्जुन ने कैसे अपनी हाजिर जवाबी से सत्ता को चुनौती दी। देखिए, नागार्जुन का यह मानना था कि जब समय मुश्किल होना तो व्यंग्य से बेहतर कोई हथियार नहीं होता, और उन्होंने अपनी कविताओं में इसे सच में एक धारदार औजार की तरह इस्तेमाल किया है, सत्ता और व्यवस्था पर सीधे तीखे सवाल उठाने के लिए। उनकी एक कविता को देखिए जो देश की हालत पर है, जिसकी शुरुआत होती है, 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खा के एक मर गया, बाकी रह गए 4। सोचिए, कितनी सीधी साधी तुकबंदी लग रही है ना, लेकिन इसी से वो एक बहुत गहरी राजनीतिक कहानी की नींव रख देते हैं। यहाँ भारत माता के ये जो 5 बेटे हैं ना, ये शायद देश के आदर्शों का प्रतीक हैं। और अब देखिए कैसे एक एक करके ये खत्म होते जाएंगे। 4 पूत भारत माता के, चारों थे होशियार, देश निकाला मिला एक को, बाकी रह गए 3। तो कहानी आगे बढ़ी, और अब देखिए, इस बार कोई दुश्मन की गोली नहीं लगी, बल्कि राजनीतिक तरीकों से देश निकाला देकर एक और बेटे को रास्ते से हटा दिया गया। व्यंग और भी गहरा होता जा रहा है ना। 2 पूत भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है गद्दी से एक, बाकी रह गया एक। अब देखिए व्यंग कितना तीखा हो गया है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि सत्ता का मोह, वो कुर्सी का लालच कैसे सारे आदर्शों को खत्म कर देता है और भाई को भाई से ही अलग कर देता है। अब बस एक ही बचा है। 1 पूत भारत माता के, कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़ के जेल भेज दी, बाकी रह गया अंडा 0। और ये है इस कविता का पंचलाइन। जो आखिरी बेटा बचा था, जो झंडा लेकर आदर्शों की बात कर रहा था, उसे भी पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। तो आखिर में बचा क्या? अंडा, मतलब 0, 0। देखिए कैसे नागार्जुन सिर्फ कुछ लाइनों में एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर देते हैं। कविता और क्रांति, क्या शब्द सच में दुनिया बदल सकते हैं? देखिए, नागार्जुन सिर्फ कलम चलाने वाले सिपाही नहीं थे, वो सड़कों पर भी उतरते थे, आंदोलनों का हिस्सा बनते थे। तो जाहिर है सवाल उठता है कि वो कविता और क्रांति के रिश्ते को देखते कैसे थे, और इस पर उनका जो जवाब है ना, वो शायद आपको भी हैरान कर दे। क्या कविता से सीधा बदलाव आ सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, खासकर हर उस लेखक के लिए जो समाज के बारे में लिखता है। क्या सच में कविताओं में इतनी ताकत होती है कि वो किसी सिस्टम को, किसी व्यवस्था को बदल सके? नागार्जुन का जवाब सुनिए। कविता के द्वारा डायरेक्ट बदलाव नहीं आता, लेकिन वो ऐसा धक्का देती है कि रात रात में नींद नहीं आती। अगले दिन वो आदमी जुलूस में दिखाई पड़ता है। तो उनका मानना था कि कविता कोई बंदूक नहीं है जो सीधा बदलाव ले आए, नहीं, लेकिन ये उन लोगों की चेतना को, उनके कॉन्शियसनेस को मजबूत करती है जो पहले से ही बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। ये उस चिंगारी की तरह है जो आंदोलन की आग को और भड़का देती है। साहित्यिक दिग्गजों के बीच वो मुलाकातें जिन्होंने एक नजरिया बनाया। नागार्जुन अपने समय के कई बड़े, मतलब बहुत बड़े साहित्यकारों से मिले थे, और ये जो उनकी मुलाकातें हैं ना, ये उस दौर के लिटरेरी माहौल की एक बड़ी दिलचस्प झलक देती हैं। और ये जो 2 किस्से हैं ना, ये शानदार तरीके से दिखाते हैं कि उस वक्त हिंदी साहित्य में 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ थे जयशंकर प्रसाद जी, एक रईस, एक आनंदी जीव। वो फर्श पर लेटे हुए हैं, मालिश करवा रहे हैं और काव्य के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कौन है? प्रेमचंद, एक कामकाजी लेखक जो अपनी मेज पर लिखने में व्यस्त है, और उनकी पत्नी ऊपर से डांट लगा रही है कि इन लड़कों के पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें।
अच्छा, प्रसाद और प्रेमचंद के अलावा एक और कवि थे जिनका नागार्जुन पर बहुत गहरा असर था, और वो थे निराला। नागार्जुन निराला की निर्भीकता, मतलब उनकी हिम्मत, उनकी कंटेम्पोरेनिटी, मतलब अपने समय से जुड़े रहने की कला, और उनकी जो जीवन शक्ति थी ना, उसके बहुत बड़े प्रशंसक थे। और मजे की बात यह है कि ये सारे गुण कहीं ना कहीं नागार्जुन की अपनी शख्सियत में भी तो झलकते थे। नागार्जुन की विरासत, सत्य के लिए एक स्थायी आवाज। तो सवाल यह है कि नागार्जुन आज के लेखकों के लिए, कलाकारों के लिए क्या छोड़कर गए हैं? उनकी सलाह क्या थी? उनका संदेश क्या था? चलिए देखते हैं। नए लेखकों के लिए उनकी सलाह एकदम साफ थी। वो कहते थे कि सबसे बड़ी चुनौती महंगाई है, ये सारे आदर्शों को कुचल देती है। इसलिए एक लेखक का मुख्य काम है समाज को सच्चाई से पेश करना। और ये जो दुविधा होती है ना कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, वो कहते थे ये घातक है। आपको एक प्रगतिशील पक्ष चुनना ही होगा, कोई बीच का रास्ता नहीं है। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। और आखिर में उनकी इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। ये लाइनें एक उम्मीद देती हैं, एक योगदान का एहसास कराती हैं, और एक ऐसी विरासत की बात करती हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। नागार्जुन भले ही आज हमारे बीच ना हो, पर इस देश की चमक में, इसकी मिट्टी की खुशबू में उनकी आभा हमेशा हमेशा शामिल रहेगी। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे कवि की कल्पना करते हैं जिनकी कलम में पता है वो ताकत थी कि कभी वो सत्ता के सिंहासन को हिला दे, तो कभी कभी एक भूखे चूल्हे के रोने को शब्दों में उतार दे। जी हाँ, आज हम उन्हीं बाबा नागार्जुन की दुनिया में उतरने वाले हैं जिनके शब्दों में ना एक पूरे राष्ट्र की आत्मा धड़कती है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, सिर्फ ये 2 पंक्तियां, और ये नागार्जुन की सबसे मशहूर कविताओं में से एक, अकाल और उसके बाद की सब शुरुआत है। इन 2 लाइनों में ही एक घर की पूरी बेबसी सिमट कर आ गई है। लेकिन रुकिए, यह कहानी सिर्फ उदासी की नहीं है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो ये जो कविता है ना, ये सिर्फ अकाल का एक वर्णन नहीं है, असल में ये उम्मीद की कहानी भी है। नागार्जुन ने इसमें बड़ी खूबसूरती से दिखाया है कि कैसे घोर निराशा के बाद जिंदगी फिर से अंगड़ाई लेती है। और यही तो नागार्जुन की सबसे बड़ी खूबी थी। मतलब वो एकदम साधारण चीजों से एक इतनी भयानक तस्वीर बना देते थे। जरा सोचिए, चूल्हा रो रहा है, चक्की उदास है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। एक बीमार कुतिया है जिसमें उठने की भी हिम्मत नहीं बची। दीवारें हैं तो उन पर छिपकलियां गश्त लगा रही हैं, और तो और चूहों तक की हालत पस्त है। हर तरफ भूख से पैदा हुई एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। और फिर अचानक से जैसे सब कुछ बदल जाता है। घर के अंदर दाने आते ही मानो जिंदगी लौट आती है। कई दिनों के बाद आंगन से धुआं उठता है, जो इस बात का संकेत है कि चूल्हा अब रो नहीं रहा, बल्कि उस पर कुछ पक रहा है। और सबसे जरूरी बात, घर भर की आंखें चमक उठती हैं। और ये सिर्फ पेट भरने की चमक नहीं है, ये उम्मीद की, ये जीवन की वापसी की चमक है। नागार्जुन की कविता जितनी जमीन से जुड़ी थी, उतने ही वो खुद भी अपनी जड़ों से जुड़े थे। तो चलिए अब उनके गांव तरौनी चलते हैं और देखते हैं कि वो अपनी मिट्टी के बारे में क्या महसूस करते थे। ये नागार्जुन के अपने शब्द हैं और ये उनकी सादगी का सबसे बड़ा सबूत है। जरा सोचिए, एक इतना बड़ा, इतना प्रसिद्ध कवि सालों बाद अपने गांव लौटता है और अपने बचपन के दोस्तों के सामने वो अपना सारा ज्ञान, अपना व्यक्तित्व, सब कुछ भूल जाता है। वो बस एक दोस्त बनकर रह जाता है। यही तो दिखाता है कि उनकी जड़ें कितनी गहरी थीं। गांव से उनका जो जुड़ाव था वो सिर्फ भावुकता नहीं थी, उसके पीछे ठोस वजह थी। वहां उनके वो दोस्त थे जिनके साथ वो बड़े हुए थे, आम के वो पेड़ थे जिनकी यादें उनके साथ थीं, और शायद इसीलिए उन्हें लगा कि शहरों की तरफ भाग जाने के बजाय अपनी जड़ों के पास रुकना और उन्हें समय देना ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं नागार्जुन के सामाजिक विचारों की, जो अपने समय के हिसाब से काफी क्रांतिकारी थे, खासतौर पर जब बात नारी मुक्ति की आती है। देखिए, नारी मुक्ति पर नागार्जुन का विचार बहुत गहरा था। वो इससे कोई अलग थलग लड़ाई नहीं मानते थे। उनका साफ मानना था कि महिलाओं की आज़ादी पुरुषों की आज़ादी से जुड़ी हुई है। ये एक सामूहिक संघर्ष है, और सच्ची आज़ादी तब तक किसी को नहीं मिलेगी जब तक ये पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा न बदल जाए। लेकिन नागार्जुन यहाँ एक बहुत ही तीखा सवाल खड़ा करते हैं। वो पूछते हैं कि जब लोग नारी मुक्ति की बात करते हैं तो भाई किस वर्ग की महिला की बात कर रहे हैं? और सोचिए, ये सवाल आज भी कितना जरूरी है, कितना प्रासंगिक है। और बस यहीं पर उनका पूरा का पूरा दर्शन एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ हैं शहरों की फैशनेबल बातें और बड़ी बड़ी गोष्ठियां, और दूसरी तरफ है वो महिला जो खेतों में हंसिया उठा रही है, गन्ना काट रही है, एक श्रमजीवी महिला। नागार्जुन के लिए बात बिल्कुल साफ थी। नारी मुक्ति की कोई भी बहस, कोई भी चर्चा इस महिला की सच्चाई के बिना बिल्कुल अधूरी है, खोखली है। संघर्ष
और आलोचना के अलावा नागार्जुन की कविता में भविष्य को लेकर एक बहुत ही शक्तिशाली और आशावादी सपना भी था। उनकी एक कविता है जो इसी सपने को आवाज देती है। नागार्जुन लिखते हैं, नए गगन में नया सूरज जो दमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। और ये जो आखिरी पंक्ति है, यही इस कविता का दिल है। ये सिर्फ एक कवि का नहीं, बल्कि हर आम इंसान का अपनी मेहनत पर, अपने होने पर एक दावा है। और ये योगदान कैसा है? ये सिर्फ मेहनत नहीं है, देश के रंग बिरंगे फूलों में उनकी खुशबू है, खिलती हुई कलियों को उनके सपनों ने पाला पोसा है, और खेतों में जो सुनहरी फसलें लहलहा रही हैं, उनमें उनके खून की बूंदें मुस्कुरा रही हैं। ये श्रम, सपने और जीवन का एक अद्भुत संगम है जो राष्ट्र निर्माण की असली कहानी कहता है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, नागार्जुन ने अकाल, श्रम और सपनों के बारे में लिखा। उनके शब्द उस दौर की आवाज थे, पर आज जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो उनके शब्द किसके हक के लिए लड़ते हुए महसूस होते हैं? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने आसपास ही खोजना होगा।